व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग थ्योरी पे आ चुके थे और हमने कल बेसिक मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स वगैरह देखा था। आज के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मेनली अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि मैंने आपको मेनली स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में बताया था कोपाई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। तो अब कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन, ये तीन टॉपिक्स देखने हैं एंड देन हमारा सिलेबस हो जाएगा समाप्त। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं एंड विल डू collection of data today. Let's begin. चलो यार शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि सर कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या है। तो देखो, कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है सिंपली डेटा को कलेक्ट करना। अब डेटा को कलेक्ट करना पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है कि सोर्सेज ऑफ डेटा कौन कौन से हैं, कि कहां से डेटा मिलेगा, और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा क्या है, कि कौन से मेथड्स के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद डेटा। डेटा होता क्या है? तो देखो, डेटा मैंने आपको क्या बताया, स्टैटिस्टिक्स मींस डेटा और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन केपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कॉन्क्लूजन्स। इसका मतलब इंफॉर्मेशन सबसे पहले न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में हो, फिर उससे कुछ ना कुछ कंपैरिजन होना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए। एक सिंपल स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि वो डेटा हो। ओके, देखो जैसे लिखा हुआ है, देयर आर 8 शुगर मिल्स इन हरियाणा कंपेयर टू 20 इन पंजाब। अब देखो कंपैरिजन हो रहा है, 20% of the people in the working age group are unemployed in India compared to 2% in USA. Out of the total cattle production of the world, 50% belongs to India. देखो ये सब डेटा है, कुछ ना कुछ कंपैरिजन हो रहा है, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है, इसी को हम डेटा बोलते हैं। सही है। अब डेटा के क्या क्या सोर्सेज होते हैं बच्चों? एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। बहुत बेसिक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, सर दोनों में क्या फर्क है? बच्चों, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा वो होता है जो आपने एक्चुअल सोर्स से खुद लिया है, यानी आपको मेरे बारे में कोई जानकारी चाहिए, आपने मेरे से आके पूछ ली, तो जो इनेमरेटर है, इनेमरेटर होता है जो डेटा कलेक्ट करता है, अगर वो डेटा वहीं से कलेक्ट कर रहा है जिसके बारे में डेटा चाहिए, इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा बोलते हैं। आपको मेरे बारे में कोई जानकारी चाहिए, आपने गूगल कर ली, या आपने मेरे किसी फ्रेंड से पूछ लिया, या आपने किसी और इंसान से पूछ लिया, उसने मेरे बारे में बताया, वो सही भी बता सकता है, गलत भी बता सकता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा का मतलब होता है कि डेटा ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट किया हुआ था, आपने वहां से जाके जस्ट ले लिया। तो देखो क्या लिखा है, it implies collection of data from its source of origin. It offers you the first hand quantitative information relating to your statistical study. ठीक है, first hand होता है। और secondary कौन सा होता है? collection of data from some agency और institution जिसने already data collect किया हुआ था अपने सर्वे में। It doesn't offers you first hand information, ये first hand नहीं होता, second hand होता है। तो प्राइमरी सोर्स जब आप डायरेक्टली ओरिजिन से लेते हो, सेकेंडरी जब आप ओरिजिन से नहीं लेते, किसी और ने डेटा कलेक्ट किया हुआ था उससे ले लेते हो। समझ गए? प्राइमरी और सेकेंडरी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ रहा है बेटा जी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में और डिटेल चीजें। देखो लिखा हुआ है, प्राइमरी डेटा refers to a data collected by investigator for his own purpose for the first time from beginning to end. सही है, तो इसको प्राइमरी बोल दिया। सेकेंडरी refers to a data collected by other persons are called secondary data. These data are called second hand data. second hand क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑलरेडी कलेक्ट किया होता है किसी और ने। तो प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा समझ गए। ज्यादा ओरिजिनल कौन सा होगा? ये। कम ओरिजिनल ये। ज्यादा एग्जैक्ट कौन सा होगा? ये। कम एग्जैक्ट कौन सा होगा? ये। ज्यादा रिलायबल कौन सा होगा? ये। कम रिलायबल कौन सा होगा? ये। ज्यादा ट्रस्टवर्दी कौन सा होगा? ये। कम ट्रस्टवर्दी कौन सा होगा? ये। ज्यादा समय किसमें लगेगा? इसमें। कम समय किसमें लगेगा? इसमें। ठीक है, तो किससे आप ज्यादा मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सकते हो? इससे। कम इससे। तो ये सब आप डिफरेंसेस में भी लिख सकते हो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस आ जाए। ओके, देखो ये डिफरेंस आ गया। ओरिजिनलिटी लिख दोगे, टाइम लिख दोगे, इसमें ज्यादा लगेगा उसमें कम लगेगा। कॉस्ट, इसमें ज्यादा खर्चा आएगा क्योंकि सब कुछ आपको करना है, इसमें कम आएगा। सूटेबिलिटी, प्राइमरी डेटा हाईली रिलायबल होता है, सूटेबल होता है, जहां पे बहुत ध्यान से आपको काम करना हो, वो आपके पर्पस के हिसाब से चल सकता है। मीनिंग आप इसमें और ऐड कर सकते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पूछ सकता है, तो ध्यान से करके जाना। नेक्स्ट आता है बच्चों, अब डेटा कलेक्ट करने के क्या क्या मोड्स हैं। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के अलग अलग मोड्स हो सकते हैं। इन मोड्स को मैं बोलता हूं डीपीआई, आईओआई, आईएलएस, आईक्यूएस। आप प्लीज एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख के आओगे, फुल फॉर्म्स लिख के आओगे। ठीक है, डीपीआई किसको बोलते हैं? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आईओआई
indirect oral investigation, ILS information through local sources, IQS information through questionnaires and schedules। इन सबको हम डिटेल में 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। ओके, आओ। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, देखो यहाँ पे ये चिंटी एक दूसरी चिंटी से उसके बारे में डेटा जान रही है, यानी आपको मेरे बारे में कोई जानकारी चाहिए, आप मेरे पास आए, आपने मुझे फोन किया और डायरेक्टली मेरे से ही आप ले रहे हो वो डेटा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बहुत सिंपल, क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर पर्सनली फ्रॉम पर्सन हु आर द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। जिसके बारे में जानकारी चाहिए उससे जाके पूछ रहे हो। ही इंटरव्यूज एवरीवन हु इज इन अ पोजीशन टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन ही रिक्वायर्स। सूटेबिलिटी कहाँ पे चलेगा ये? तो देखो लिखा हुआ है दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज सूटेबल पर्टिकुलरली व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। अगर आपका जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो छोटा सा है, आपको कोई छोटा सा एरिया कवर करना है, कम लोग कवर करने हैं, तो आप 1-on-1 जाके डेटा कलेक्ट कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, आपको ओरिजिनल चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको सीक्रेट रखनी है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए, तो वहां पे DPI चलता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके बाद इसके क्या मेरिट्स होंगे बेटा जी? मेरिट्स होंगे ये डेटा ओरिजिनल होगा, एक्यूरेट होगा, रिलायबल यानी ट्रस्टवर्दी होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब देखो अगर आप मेरे से मेरे बारे में पूछोगे तो हर बार सेम आंसर मिलेगा, किसी और से मेरे बारे में पूछोगे तो डिपेंड करता है, अगर वो मुझे अच्छा मानता होगा तो अच्छा आंसर देगा, अगली बार शायद वो मुझे बुरा मानता होगा तो बुरा आंसर देगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार यूनिफॉर्म डेटा मिलेगा, अलग अलग भी मिल सकता है। ठीक है, इलास्टिक। इलास्टिक का क्या मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशंस में ऊपर नीचे सवाल बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो काफी इलास्टिक होता है ये। सही है, तो कोई भी 3 मेरिट्स आपको याद होने चाहिए। इसके डीमेरिट्स क्या होंगे सर? डीमेरिट्स होंगे बच्चे बहुत बड़ा एरिया आप कवर नहीं कर सकते अकेले, भाई कहाँ तक जाओगे 1-to-1, कितने लोगों से बात करोगे 1-to-1, तो अगर बहुत बड़ा एरिया या बहुत ज्यादा लोगों का डेटा चाहिए तो नहीं कर पाओगे इससे। पर्सनल बायसनेस हो सकता है। पर्सनल बायसनेस का मतलब होता है कि डेटा कई बार क्रेडिबल, अब देखो मुझे अपने बारे में अगर कोई चीज बतानी है तो मैं कोशिश करूंगा मेरे बारे में अच्छे से अच्छा लिखा जाए, तो मैं गलत चीजें शायद छुपा जाऊं, तो पर्सनल बायसनेस इसमें हो सकती है। उसके बाद कॉस्टली होता है, काफी टाइम लगता है, मनी लगता है, एफर्ट लगता है, और कवरेज बहुत लिमिटेड है, तो पहला और आखिरी ऑलमोस्ट सेम है, एक्स्ट्रा बनाया गया है ताकि एक पॉइंट फालतू हो जाए। तो ये होता है बच्चों पहला मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आप डायरेक्टली मेरे पास नहीं आओगे, आप मेरा डेटा किसी और से लेने की कोशिश करोगे। यानी आपने मेरे किसी फ्रेंड को ढूंढा, उससे बोला कि यार उनके बारे में कुछ बताओ ना, तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, आप डायरेक्टली ओरिजिन पे नहीं जाते हो, किसी और से वो डेटा कलेक्ट करते हो जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये इंडिविजुअल डेटा दे सकता है। देखो क्या लिखा है, indirect oral investigation is the method by which information is obtained not from the person regarding whom it is required, it is collected orally from other persons who are expected to possess the necessary information. These other person are known as witnesses. ये witness याद रखना, witness कौन है? एक वो इंसान जो डेटा कलेक्शन में मदद कर रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल by this method the data on economic conditions of the workers may be collected from the employers. employers से ले सकते हो, है ना। सूटेबिलिटी ये कहाँ पे चलता है? जब आपको एक बड़ा फील्ड का डेटा चाहिए, दूसरा जहां पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बना सकते जिसके बारे में डेटा चाहिए उससे, जहां पे कंसर्न्ड इंफॉर्मेंट कैपेबल नहीं है इंफॉर्मेशन देने के, मतलब वो खुद जवाब ही नहीं दे सकता, इलिटरेट है या बोल नहीं सकता या इग्नोरेंट है, तब आप किसी और से लोगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है तो एक आम आदमी जवाब नहीं दे सकता, एक्सपर्ट ही दे सकते हैं, तब भी हमें ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या होंगे सर? जो DPI के डीमेरिट्स थे, वाइड कवरेज हो सकता है, लेस एक्सपेंसिव है, बायसनेस नहीं है, सिंपल है ना। देखो जो DPI के डीमेरिट थे सारे इसके मेरिट्स हैं, एक तो बहुत ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर लेगा, खर्चा इतना नहीं है इसके अंदर, कोई बायसनेस नहीं होगा, जो ट्रू है वही चीज सामने आएगी, और सिंपल है। अब देखो बायसनेस हो भी सकता है, बायसनेस नहीं भी हो सकता, तो जब मैं मेरिट लिखूंगा तो मैं बोलूंगा यार कोई बायसनेस नहीं है, लेकिन जब मैं डीमेरिट लिखूंगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बायसनेस भी हो सकता है, क्योंकि आप जिससे मेरे बारे में डेटा जानना चाह रहे हो उसने अगर गलत दे दिया फिर क्या करोगे आप? तो बायसनेस तो पॉसिबल है ना। तो देखो डीमेरिट में क्या आ रहा है, लेस एक्यूरेट, कई बार एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि मेरे बारे में मेरे से ज्यादा एक्यूरेट कोई और जानकारी कैसे दे देगा, तो लेस एक्यूरेट। बायस्ड, पॉसिबिलिटी है पर्सनल बायसनेस की, बायसनेस का मतलब होता है भेदभाव।
डाउटफुल कॉन्क्लूजन्स, कई बार जो कंक्लूजन जो आंसर निकल के आ रहा है वो डाउटफुल हो सकता है, या जिस चीज की आप रिसर्च कर रहे हो वो रिजल्ट डाउटफुल हो सकती है क्योंकि डेटा पता नहीं ट्रू है या नहीं है ना। तो ये इसके डीमेरिट्स हो सकते हैं, लेस एक्यूरेट, बायस्ड और डाउटफुल कंक्लूजन्स। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, आप एक इंडिविजुअल जिसके बारे में डेटा चाहिए उसके आसपास के लोकल सोर्सेज को पकड़ोगे और उनको बोलोगे कि भैया आपको इस पे नजर रखनी है और ये देखो कि पूरे दिन कहाँ जाता है, क्या करता है, मतलब जो भी आपका इंक्वायरी है उस हिसाब से आप सारा का सारा काम करने वाले हो। जैसे लिखा हुआ है अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्संस और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, मतलब पहले के डीपीआई में डायरेक्टली पूछ लिया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में जाके किसी और से पूछ लिया, लोकल सोर्सेज में हम लोकल पर्संस को अपॉइंट करेंगे और उनको बोलेंगे भैया नजर रखो, देखो ये इंसान कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, कैसे बात कर रहा है, ये सब चीजें, इसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। समझ गए? जिसके अंदर हम लोकल सोर्सेज को अपॉइंट करेंगे, दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे और फिर वो सारा डेटा इन्वेस्टिगेटर को दे देंगे। सुटेबिलिटी कहाँ पे सुटेबल होगा, ये कहाँ पे सुटेबल होगा, व्हेन रेगुलर कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन इज नीडेड, जब कॉन्टिन्यूसली आपको किसी ना किसी को ट्रैक करना है वहां पे, एरिया काफी बड़ा है इन्वेस्टिगेशन का, इंफॉर्मेशन जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी के लिए चाहिए और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है, तो वहां पे ये चल सकता है। मेरिट्स क्या होंगे, इकोनॉमिकल होगा, काफी सस्ता है एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज, ज्यादा बड़ा एरिया कवर हो सकता है, कॉन्टिन्यूस डेटा मिलता है एंड सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस का मतलब जैसे कोई पुलिस इंक्वायरी है, कोई इस तरीके की चीज है, तो वहां पे ये सूटेबल होता है, ठीक है। लो सर, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद इसके डीमेरिट्स क्या होंगे बच्चों, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल डेटा मिले क्योंकि आप नहीं जा रहे हो कलेक्ट करने के लिए, पता नहीं अब वो लोकल सोर्सेज कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे। यूनिफॉर्मिटी, जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म मिले, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि एक जैसा मिले, अलग अलग मिल सकता है, राइट। लेस एक्यूरेट, एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है एंड डिले इन कलेक्शन, देर लग सकती है फिर से क्योंकि आप कलेक्ट नहीं कर रहे हो, लोकल कोई एप्लीकेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से करेंगे किस तरीके से नहीं करेंगे, तो देर लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। सर व्हाट इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स? देखो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स में हम क्या करते हैं, ये मेथड सबसे पहले तो बच्चों उनके लिए चलेगा जो पढ़े लिखे हैं, है ना। जैसे आप कई बार YouTube चलाते हो तो आप देखोगे YouTube पे आपके पास एक सर्वे आता है कि आप 5-7 क्वेश्चन का आंसर कर दो ना, सर्वे को फिल कर दो ना, या कहीं आप फीडबैक फॉर्म भर रहे हो, इस तरीके की चीजें। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर। तो सर व्हाट इज अ क्वेश्चनर? क्वेश्चनर एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज को रेट करवा सकती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या वो फीडबैक ले सकती है कि हम क्या इंप्रूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चनर के थ्रू भी बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो सकता है। अब क्वेश्चनर 2 तरीके से होती है, या तो आपको मेल कर दी जाए, यानी वही जैसे यूट्यूब करता है, आपके स्क्रीन पे आ गई, आपके मेल बॉक्स में आ गई, या फिर आपके घर आके भरवाई जाए। आपके घर आके कब भरवाई जाती है, अगर जिससे डेटा लेना है वो इलिटरेट है, पढ़ नहीं सकता, तो घर आके भरवाई जाएगी, एक इंसान आएगा आपसे सवाल पूछेगा और वो भरेगा। अगर आप लिटरेट हो, आप पढ़े लिखे हो, तो आपके पास मेल करी जा सकती है, आप खुद भर के भेज सकते हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ क्वेश्चनर, एक स्टेटमेंट बनाएगा किस बेसिस पे, ठीक है, और उसके बाद 2 तरीके आपको भेजने के, या तो मेल करेगा या खुद लेके आएगा। तो देखो क्या लिखा है, मेलिंग मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड क्वेश्चनर्स आर मेल्ड, आपको मेल कर दी जाती है, उसके अंदर एक लेटर लिख दिया होता है, जिस लेटर में दिया होता है कि हम ये इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, और आपको बोला जाता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन हम सीक्रेट रखेंगे, और रिक्वेस्ट करी जाती है कि प्लीज इसको फिल करके रिटर्न कर देना। ये सारी चीजें इसमें लिखी होती है। कहाँ सूटेबल है, जहां पे एरिया बहुत वाइड है और आप पढ़े लिखे हो जिसको भेज रहे हो। इसके क्या फायदे हैं, मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल है क्योंकि आपको जस्ट मेल कर देना है, आपको खुद नहीं जाना है। ओरिजिनल डेटा मिलेगा क्योंकि आपको जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वही भर के देगा। वाइड कवरेज, कहीं भी मेल कर सकते हो, तो बहुत बड़ा कवरेज करता है। डीमेरिट, कई बार लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इंटरेस्ट नहीं लेते फिल करने में, भेजते भी नहीं वापस। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन सामने वाले को समझ आए तो आप ऑन द स्पॉट चेंज नहीं कर सकते, और जरूरी नहीं है कि जो उसने भर के भेजा वो आपको समझ आए तो भी आप चेंज नहीं कर सकते। लिमिटेड यूज, इसका बहुत लिमिटेड तरीके से आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग जवाब दे सकते हैं। बायस्ड, कई बार बायस्ड हो सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग उसका सही जवाब देंगे या नहीं देंगे, कुछ लोग टाइम पास करके भर देते हैं बस, है ना।
इसके बाद आता है बच्चों इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड भी मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक क्वेश्चनर बनाया जाएगा और एनिमिनेटर खुद जाके आपके पास सवाल पूछेगा। एनिमिनेटर कौन है? जो इन्वेस्टिगेटर की मदद करते हैं डेटा कलेक्ट करने में। अब सपोज मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मुझे डेटा चाहिए, तो मैं किसी एनिमिनेटर को बोलूंगा कि भैया आप मेरे से 200 किलोमीटर दूर रहते हो, मैं आपको एक मेल कर रहा हूं, प्लीज ये क्वेश्चनर भरवा के ला देना, क्योंकि सामने वाले इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो एनिमिनेटर जाके काम करेगा और अपना पैसा लेगा, ठीक है। द एनिमिनेटर आर गिवन द ट्रेनिंग टू फिल द शेड्यूल्स एंड पुट द क्वेश्चंस इंटेलिजेंटली। ये कहां पे चलेगा? जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है, इन्वेस्टिगेशन में स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए। इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज। कई बार लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से भी एनिमिनेटर की जरूरत पड़ती है कि भैया मुझे, अब सपोज मैं हिंदी जानता हूं और मुझे चाहिए तमिल में कोई आंसर, तो तमिल में नहीं समझता लैंग्वेज, तो मैं क्या करूंगा, मैं तमिल एनिमिनेटर हायर करूंगा और उसको बोलूंगा भैया आप कलेक्ट करके ला दो प्लीज डेटा, तो तब भी ये बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। इसके क्या मेरिट्स हैं? बिल्कुल सेम, वाइड कवरेज। देखो ये सारे लगभग सेम है, आप एक के तैयार करोगे तो आप उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके लिख सकते हो, है ना। वाइड कवरेज होगा, एक्यूरेट होगा, पर्सनल कांटेक्ट करागा, यहाँ पे वो इन्यूमरेटर जाके पर्सनली मिलेगा, पर्सनल कांटेक्ट करेगा तो अच्छे आंसर्स ले सकता है, फीडबैक ले सकता है। कंप्लीटनेस, उसको कंप्लीट करा सकता है वो। डीमेरिट क्या है? एक्सपेंसिव होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर्स, एनिमिनेटर सबकी सैलरी लगेगी, पैसा लगेगा, समय लगेगा, एफर्ट लगेगा। दूसरा, एनिमिनेटर का अवेलेबल होना जरूरी है, कई बार नहीं होता। टाइम कंज्यूमिंग, काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है अपने आप में, समय लगता है। और पार्शियल है। पार्शियल का मतलब होता है कि अगर एनिमिनेटर ही बायस्ड हुआ तो शायद आपको कंप्लीट डेटा ना मिले। तो बेटा जी ये थे हमारे पास सारे के सारे मेथड्स। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन DPI, IOI इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ILS इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस, IQS इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। तो इन सभी तरीके से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब हमारे पास आती है एक क्वेश्चनर की अच्छी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लेना। एक क्वेश्चनर कैसा हो? लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना हो, सामने वाला थक जाए भरता, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सिंपल होना चाहिए, लैंग्वेज सिंपल हो, सामने वाले को समझ आ जाए। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस प्रॉपर होना चाहिए, उल्टे सीधे ऑर्डर में नहीं होने चाहिए क्वेश्चंस। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चन जो सामने वाले को लगे कि उसकी इंसल्ट हो रही है, या कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिससे किसी तरीके की प्रॉब्लम या किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशंस कोशिश करनी है कि अवॉइड करी जाए, उसमें कैलकुलेशन ना हो, नहीं तो कोई नहीं भरेगा। तो क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनर में ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा सेकेंडरी डेटा आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो। तो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के आपके पास दो सोर्सेज हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। इसके अंदर ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता, बस आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कहां से डेटा मिल सकता है, एंड दैट इज इट, राइट। तो पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज आपके पास हैं। पब्लिश्ड सोर्सेज कौन कौन से हैं? जो ऑलरेडी छपी हुई डेटा है, जो ऑलरेडी प्रिंटेड मैगजीन्स हैं, स्कॉलर्स ने डेटा निकाला हुआ है, वो आप यूज कर सकते हो। जैसे नंबर 1 गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इनको पब्लिश करती हैं, वहां से कलेक्ट कर सकते हो। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जैसे एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बर्थ रेट, डेथ रेट पे डेटा होता है, वो ले सकते हो आप। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशंस भी अपना डेटा देती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस देते हैं, जर्नल्स एंड पेपर्स देते हैं। यहां से आप ऑलरेडी जो कलेक्टेड डेटा है उसको यूज कर सकते हो। और क्या सोर्स हो सकता है? रिसर्च स्कॉलर्स, जो लोग रिसर्च करते हैं उनसे ले सकते हो। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जैसे UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO, फॉरेन गवर्नमेंट, देखो इन सब का अपना डेटा होता है, ये पब्लिश करते हैं। आप इनके डेटा को यूज कर सकते हो एज अ सोर्स, और वहां पे फिर स्टडी कर सकते हो किसी भी चीज की। तो बहुत बेसिक है, सिर्फ पता होना चाहिए कि सेकेंडरी डेटा कहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गए पब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड कौन कौन से हो गए? अब अनपब्लिश्ड में हम लोग बोलते हैं दीज डेटा आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज। जो गवर्नमेंट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यूज के लिए कलेक्ट किया। दीज डेटा आर नॉट पब्लिश्ड, ये छपा हुआ नहीं होता। ये जो अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल डेटा है, हाउएवर वी यूज्ड एज अ सेकेंडरी डेटा, आप इसको गवर्नमेंट से मांग सकते हो, गवर्नमेंट से बोल सकते हो कि आपने छापा नहीं लेकिन डेटा कलेक्ट किया था, तो प्लीज हमें वो डेटा प्रोवाइड कर दो, ठीक है। टू असेस द रिलायबिलिटी, सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी, द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। अब रिलायबल है या नहीं है, सुटेबल है या नहीं है, एडिक्वेट है या नहीं है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जैसे
अवेलेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये देखना है कि जो कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कलेक्ट किया है, अब देखो छापा तो है नहीं है, पब्लिश्ड में तो क्रेडिबिलिटी बन जाती है, अनपब्लिश्ड है, तो आप देखो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट करा है वो कितनी एबल है, एबल थी या नहीं थी। दूसरा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, किस पर्पस के लिए वो डेटा कलेक्ट किया गया था, मेथड ऑफ कलेक्शन, कौन से मेथड से कलेक्ट किया गया था, टाइम एंड कंडीशन, किस टाइम और किस कंडीशन में कलेक्ट किया गया था, डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, आपको ये मेक श्योर करना है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या लिया गया है, एक्यूरेसी चेक करो कि एक्यूरेट है या नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अनपब्लिश्ड डेटा है बेटा, ये कहीं प्रिंट नहीं हुआ, ये सिर्फ कलेक्ट करा गया है ना। जैसे कोविड का बहुत सारा डेटा, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों को वैक्सीन लगी, ये बहुत सारा डेटा कलेक्ट करा गया लेकिन पब्लिश नहीं करा गया, है ना। तो आप ये सब चेक करके फिर उसको यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा के, कहां से आप ले सकते हो जो बिल्कुल सही माने जाते हैं। नंबर 1 सेंसस ऑफ इंडिया, COI, दूसरा NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, ठीक है। तो आप NSSO और सेंसस ऑफ इंडिया, इनका डेटा बिल्कुल परफेक्ट मान सकते हो, ले सकते हो, राइट। तो सेंसस ऑफ इंडिया एक डिसेनियल पब्लिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो रिलेट करती है किस चीज से, पॉपुलेशन साइज और बहुत सारे पॉपुलेशन के आसपास से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स को। किस चीज का डेटा रखती है सेंसस, साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कितने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, सेक्स कंपोजिशन, कितने मेल कितने फीमेल, स्टेट ऑफ लिटरेसी, इस सब के बारे में सेंसस ऑफ इंडिया से आप डेटा ले सकते हो। और NSSO क्या है, NSSO एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, देखो लिखा हुआ है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसका काम ही क्या होता है, अच्छा किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स, याद रखना। इम्प्लीमेंटेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट रेगुलर सर्वेज टू कलेक्ट बेसिक डेटा रिलेटिंग टू वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स कितनी है, हाउसिंग कंडीशंस क्या है, माइग्रेशन कितना हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है, कितने हाउस होल्ड की इनकम हो रही है, कैसे हो रही है, क्या क्या सोर्सेज से हो रही है, इन सब चीज़ों का डेटा NSSO कलेक्ट करता है। तो सेकेंडरी डेटा में सेंसस ऑफ इंडिया और NSSO दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका आप डेटा ले सकते हो और अच्छे से यूज कर सकते हो। तो गाइज ये था हमारे पास पूरा का पूरा कलेक्शन ऑफ डेटा। आई होप आपको प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, मेथड्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा समझ में आए। इसके बाद हमारे पास आएगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कलेक्शन हो गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, देन प्रेजेंटेशन आ जाएगा और थ्योरी हमारी समाप्त हो जाएगी। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको प्रिपेयर कर लो, अपनी बुक से भी एक बार रीडिंग लगा लेना, एंड दैट इज इट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।